वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग नोडल एनालिसिस स्टार्ट किए थे और उसका हमने स्टेप्स देखा था, एक प्रॉब्लम भी बनाया था। आइए एक और प्रॉब्लम करते हैं नोडल एनालिसिस मेथड से, ये वाला। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि करेंट थ्रू रेजिस्टर्स इक्वल टू व्हाट। मतलब यहाँ पे जो अलग अलग रेजिस्टर्स हैं जैसे 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 4 ओम, इन सब से करंट कितना है ये पता कीजिए। ठीक है, तो हमारा ये पर्पस है, तो हम ये सब पता करेंगे, साथ साथ सभी ब्रांचेस का करंट में पता चल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर इसको हम बनाएं तो जो सबसे पहला स्टेप है नोडल एनालिसिस का, जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि जो सर्किट है उसको आप सबसे पहले रिड्यूस कीजिए जंक्शंस के फॉर्म में। जंक्शंस के फॉर्म में उसको रिड्यूस कीजिए। जैसे यहाँ देखिए, अभी आप जैसे देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों एक ही हैं क्योंकि इसके बीच में कोई नहीं है, इसके बीच में कोई नहीं है। तो इन तीनों के बदले हम एक ही पॉइंट यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक रहता है क्योंकि ऐसा कर लेने से क्या होता है कि आपको ना जंक्शंस के बारे में एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन कौन जंक्शन है, क्योंकि नोडल एनालिसिस तो जंक्शंस पे लगता है। अब अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये भी हो सकता है क्या, यहाँ भी कुछ माने क्या, यहाँ भी कुछ माने क्या। तो भाई ये ना तो नोड है, क्या ये नोड है? नोड भी नहीं। क्या ये है नोड? नोड हो सकता है क्योंकि देखिए ये एक एलिमेंट यहाँ कनेक्टेड है और इसका ये यहाँ का नोड है, बट इट इज नॉट अ जंक्शन। सिमिलरली ये भी एक नोड है क्योंकि इसका ये इनकनेक्टेड है, ये इनकनेक्टेड, लेकिन ये जंक्शन नहीं है क्योंकि तीन एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। और नोडल में हम लोग जंक्शन खोजते हैं। तो सबसे पहले जो भी इस तरह का फिगर हो उसको आप चेंज कीजिए जंक्शंस के फॉर्म में, सिर्फ जंक्शंस दिखे हमको। तो जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सारे पॉइंट्स एक ही हैं, है ना। तो हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं स्टेप 1 में। सॉल्यूशन स्टेप 1 में क्या करेंगे, इस फिगर को रिड्यूस करेंगे। तो इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। देखिए ये यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 4 ओम, 2 ओम, 4 ओम। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 2 वोल्ट, इसको आप चाहे तो ऐसे भी डायरेक्टली ला सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। ये कितना हो गया? 4 एम्पेयर। ठीक है, और इधर कितना है? 3 ओम, 5 वोल्ट और ये। ठीक है, और ये जो 5 ओम है ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम ही है। सिमिलरली ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम ही है। तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं 5 ओम। सिमिलरली ये 6 एम्पियर, ये पॉइंट सब सेम ही है, तो इसको भी ऐसे बना सकते हैं। कितना है? 6 एम्पियर। अब देखिए, अब ये जो आपने बना लिया, तो अब आपको एग्जैक्टली ये क्लियर होगा कि कहाँ कहाँ जंक्शंस हैं, है ना। तो जंक्शंस आपको कहाँ दिख रहा है? ये पॉइंट एक जंक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे तो 4 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, एक ये भी है, एक इसका भी है, एक इसका भी है, एक इसका भी है। तो दिस इज ए जंक्शन। ठीक है, सिमिलरली ये पॉइंट भी एक जंक्शन होगा। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स एक जगह पर हैं, 4 ओम, 2 ओम, 4 एम्पियर। दिस इज ऑल्सो जंक्शन। तीसरा देखिए ये पॉइंट, ये भी एक जंक्शन है, 6 एम्पियर का सोर्स, 5 ओम का रेजिस्टेंस, 4 ओम का रेजिस्टेंस और 2 वोल्ट, 3 जंक्शन। और ये भी एक जंक्शन है, 4 ओम का सोर्स यहाँ कनेक्टेड है, 2 वोल्ट यहाँ कनेक्टेड है, 5 वोल्ट यहाँ। तो 4 जंक्शन हैं। और तो सबसे पहला काम तो ये हो गया कि हमने सर्किट को करके, आप नहीं भी करिए तो एग्जैक्टली आप खोजिए कि 4 जंक्शंस कहाँ हैं, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो जंक्शन है ही नहीं, यहाँ पर तो ये और यही बस कनेक्टेड है। तो एक्चुअली ये पॉइंट ये दोनों पॉइंट सेम ही है, ये भी वही है। तो इन सबको एक जगह ले आएंगे तो ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है। तो पहले स्टेप में हमने जंक्शंस पता कर लिया कि इसमें कितने जंक्शंस है और कहाँ कहाँ है। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि इनमें से किसी एक को रेफरेंस मानते हैं। मैंने आपको बताया था कि वो उस
उस जंक्शन को रेफरेंस मानना ज़्यादा अच्छा रहता है जहाँ ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से देखें तो ये जो जंक्शन है यहाँ पर 1 2 है ना, ये भी एक ब्रांच है, ये भी 4 ब्रांच कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 ब्रांच कनेक्टेड है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो इन दोनों में से देखिए मैंने आपको ये भी बोला था कि आप किसी को भी ले सकते हैं, टेक एनी ब्रांच सॉरी एनी जंक्शन एज रेफरेंस जंक्शन, किसी को भी रेफरेंस लीजिए। लेकिन उसमें दो बातें थी, एक तो ये कि जिसके साथ ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड है उनको लेने से ठीक रहता है, और दूसरा ये कि जनरली लोगों की एक आदत हो जाती है प्रैक्टिस करते करते कि नीचे वाला जो जंक्शन है उसको जनरली लोग रेफरेंस ले लेते हैं। नीचे वाला जो जंक्शन है इसको जनरली लोग रेफरेंस ले लेते हैं, तो हम भी उसी पे चलते हैं, है ना, इसको ले ले रेफरेंस। वैसे आप किसी को भी लेकर के करेंगे आंसर्स विल रिमेन सेम। तो मैंने इसी को रेफरेंस लिया, नीचे वाले को 0 वोल्ट। तो दो स्टेप हो गए। पहला स्टेप में हमने जंक्शन ढूंढ लिया, दूसरे स्टेप में हमने एक रेफरेंस जंक्शन ले लिया। अब तीसरा स्टेप ये था कि रेफरेंस को छोड़ के बाकी जो जंक्शंस हैं उन पे कुछ कुछ वोल्टेज एज्यूम कर लें। तो देखिए हम इस पे मान लेते हैं V1, इस पे मान लेते हैं V2 और इस पे मान लेते हैं V3। अब आप हमको ये बताइए कि बिना आगे कोई एनालिसिस किए हुए, बिना आगे एक भी स्टेप बढ़े हुए, क्या आप इन तीनों में से किसी भी एक वोल्टेज की वैल्यू बता सकते हैं? बताना चाहिए आपको, पढ़ाया है आपको, है ना, कि बिना आगे कुछ बढ़े हुए क्या आप इन तीनों में से किसी भी एक का वोल्टेज बता सकते हैं? देखिए V1 का तो नहीं बता सकते आप, क्योंकि इसमें यहाँ पर 5 वोल्ट है, यहाँ कितना ड्रॉप होगा हमको पता नहीं, करंट कितना ड्रॉप करेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो V1 तो नहीं बता सकते। V2 जो वोल्टेज होगा वो यहाँ 0 वोल्ट और इस पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज है वही है V2, तो जो करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज होगा वही होगा V2, तो ये तो पता नहीं। क्या V3 पता है? मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर कुछ इस तरह का सीन हो, V1 V2 V, अगर कुछ इस तरह का सीन हो तो इस कंडीशन में हम लोग एक चीज कर सकते हैं, क्या, जिस तरफ प्लस है उसको ले लीजिए, V1 माइनस V2 विल बी इक्वल टू V, ऐसा कर सकते हैं, बताए थे हम। क्या यहाँ पे इस ब्रांच में V3 2 वोल्ट ये चीज फॉलो हो रही है क्या? अब देखिए जरा, हम इसको बगल में बना देते हैं, V3 ये कितना है, ये 2 वोल्ट, ये V3 ये 2 वोल्ट और ये 0 वोल्ट। क्या ये चीज यहाँ वैलिड हो रही है? हो रही है। तो यहाँ पर अगर इसको लगाएंगे तो क्या होगा, बैटरी का पॉजिटिव किससे कनेक्ट है, V3 से, तो यहाँ पर क्या होगा V3 माइनस इधर का V2, V1 माइनस V2, तो V3 माइनस 0 इक्वल टू V यानी इक्वल टू 2, यानी V3 इक्वल टू 2, सिंपल सीधे, है ना। आप ऐसे भी देखिए यहाँ 0 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है। बैटरी का मतलब क्या होता है कि निगेटिव के, जैसे बैटरी 2 वोल्ट है, इसका मतलब ये है कि निगेटिव के कंपैरिजन में ऊपर वाला जो वोल्टेज होगा, मतलब इस पॉइंट के कंपैरिजन में ये जो पॉइंट होगा ये 2 वोल्ट ज्यादा होगा। बात समझ आ रही है? मैंने आपको कई चीज बताई हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर एक बैटरी है जिसका 2 वोल्ट है और यहाँ पे वोल्टेज 2 वोल्ट दिया, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, ये 2 वोल्ट का बैटरी ये बताता है कि निगेटिव टर्मिनल के कंपैरिजन में पॉजिटिव टर्मिनल 2 वोल्ट ज्यादा है। तो यहाँ का निगेटिव टर्मिनल का कितना पोटेंशियल है, 2 वोल्ट, तो पॉजिटिव टर्मिनल कितना होगा, 2 वोल्ट से 2 वोल्ट ज्यादा, मतलब कितना होगा, 4 वोल्ट, सीधे सीधे, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे 2 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है, तो यहाँ का वोल्टेज इसके कंपैरिजन में 2 वोल्ट ज्यादा होगा। तो यहाँ 0 है तो यहाँ कितना होगा, 2 वोल्ट, ठीक है। अगर इसकी पॉलिटी पलटी हुई रहती, नीचे प्लस रहता ऊपर माइनस रहता, तब क्या होता, तब इसका फिर भी 2 वोल्ट, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के कंपैरिजन में ये पॉइंट 2 वोल्ट ज्यादा है, इस पॉइंट के कंपैरिजन में ये पॉइंट 2 वोल्ट ज्यादा है, तो ये तो 0 वोल्ट है, तो ये कितना होगा, -2 वोल्ट। अगर ये उल्टा रहता तो, समझ में आ गई बात। तो यही है, यानी कि आपको V3 की वैल्यू तो पता है ऑलरेडी, है ना, V3 आपको ऑलरेडी पता है, V3 निकालने की जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है बात। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हम लोग नेटवर्क में, ये सब आपको प्रैक्टिस से ये सारी चीजें समझ में आएंगी।
कि कैसे ये हुआ, समझ गए। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमने स्टेप 3 स्टेप्स हमने पूरे कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं करंट डिवीजन, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, करंट डिवीजन करते हैं इस पूरे सर्किट का, और उसमें ध्यान रखते हैं केसीएल का, किरचॉफ्स करंट लॉ वायोलेट ना हो। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे केसीएल लगाएंगे। तो देखिए इस पॉइंट की बात करें तो 6 एम्पीयर तो इधर से आ ही रहा है, तो इसको आने दीजिए, ठीक है ना। ये 5 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, तो पॉजिटिव से करंट निकलता है, जरूरी नहीं कि हमेशा निकले, लेकिन मान लेते हैं। तो चलो यहाँ से निकल रहा है, तो इसका डायरेक्शन ये ले लिए, इन दोनों से आ रहा है। अब आपके ऊपर है, आप चाहें तो किसी एक से भी इसमें करंट आता हुआ ले सकते हैं, कम से कम एक से जाना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इधर ले रहे हैं और इधर ले रहे हैं डायरेक्शन, ठीक है। दोनों में 2 इनकमिंग और 2 हम आउटगोइंग कर दिए, कोई बात नहीं। हमारा डायरेक्शन सही है कि नहीं है वो करंट के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर 5 ओम से जब हम करंट निकालेंगे और उसकी वैल्यू आएगी -2 एम्पियर, तो इसका मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन चुना था वो गलत था। एक्चुअल डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमको इस तरह से करंट डिवीजन करना है। यहाँ से करंट आया, यहाँ से 4 एम्पियर इधर से भी आएगा, तो दोनों तरफ से इसमें आ रहा है, तो इधर से तो निकलने के अलावा कोई उपाय नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ गया, अब यहाँ से इधर से करंट निकल रहा है ना, तभी तो ये 6 एम्पीयर इधर गया। अब यहाँ जो करंट इधर जा रहा था वो यहाँ आएगा, ठीक है, और 2 वोल्ट से मान लेते हैं करंट आ रहा है, हो गया। तो ये हो गया आपको करंट डिवीजन। अब नेक्स्ट अगला स्टेप, अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हर एक केसीएल, हर एक जंक्शन पे केसीएल अप्लाई करेंगे, है ना। तो सबसे पहले करते हैं, चारों स्टेप इसी में हो गया है, समझ रहे बात। अब करते हैं अप्लाइंग केसीएल एट जंक्शन 1। जंक्शन 1 पे अगर हम केसीएल लगाएं, किरचॉफ्स करंट लॉ जो कि कहता है इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो यहाँ पर पहले इनकमिंग करंट को देखिए, तो एक है आपको 6 एम्पीयर आ रहा है, तो 6 प्लस दूसरा इनकमिंग करंट है ये दिस वैल्यू, ठीक है ना। इसका कैसे होगा हम आपको बता चुके हैं। इसके केस में आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं 5 - V1/3। बताए थे आपको कि जब बीच में वोल्टेज सोर्स हो तो किस तरह से करेंगे। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 5 - V1/3, और अगर आप और ज्यादा ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0 -5 - V1/3। दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। तो अगर हम इसको लिखें इस तरह से 0, क्योंकि इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो 0 माइनस, अब ये यहाँ पर बीच में बैटरी है, तो बैटरी का कौन सा पोलरिटी इधर से चलने में पहले मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, तो 0 -5 - V1/3। या डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं 5, क्योंकि यहाँ 0 है तो यहाँ का वोल्टेज 5 होगा, बीच में बैटरी 5 वोल्ट का लगा हुआ है, तो यहाँ 0 है तो यहाँ 5 होगा, तो 5 - V1/3 भी लिख सकते हैं, ये भी वही चीज आ जाएगी। तो इनकमिंग दोनों हो गया। आउटगोइंग देखिए, पहला आउटगोइंग करंट ये है, तो V1 - V2/2, तो V1 - V2/2। नेक्स्ट, और एक और आउटगोइंग ये है V1 - V3/5, तो प्लस V1 - V3/5। अब जरा इनको हम लोग समेट ले थोड़ा, तो 18 प्लस 5 माइनस V1/3 इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 5V1 माइनस 5V2 प्लस 5 2 जा 10, 2V1 माइनस 2V3, ठीक है। अब हम इसको जरा हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो देखिए, ठीक है ना, तो इसको मैंने सॉल्व किया तो इक्वेशन ये आ गया। अब V3 जो है, V3 की जगह कितना पुट कर देंगे, 2 वोल्ट, तो वो पुट करके ये इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो है आपका, वो इस पे J2 पे लगाते हैं। तो J2 पे कैसे लगाएंगे, तो देखिए इनकमिंग करंट 2 है इसमें, एक ये है और एक ये है, तो क्या लिखेंगे 4 प्लस ये वाला करंट क्या होगा, इनकमिंग करंट V1 - V2/2, जो इसमें आ रहा है V1 - V2/2, तो V1 - V2/2
इक्वल टू आउटगोइंग करंट सिर्फ ये है V2 माइनस V3 बाई 4 और V3 2 है तो सीधे लिख सकते हैं V2 माइनस 2 बाई 4। अब इसको सॉल्व करें तो 8 प्लस V1 माइनस V2 बाई 2 इक्वल टू V2 माइनस 2 बाई 4 2 2 जा 4। अब इसको सॉल्व करते हैं इधर और वहां से कुछ वैल्यूज आ जाएंगे। देखिए जब आप सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा 2V1 माइनस 3V2 इक्वल टू माइनस 18। ठीक है, अब आपके दो ही अननोन है V1 और V2 और दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों का आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपको V1 की वैल्यू आ जाएगी 15.9 वोल्ट, V2 की वैल्यू आ जाएगी 16.6 वोल्ट और V3 की वैल्यू आ जाएगी 2 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए अब तो वोल्टेज सब निकल गया, अब हम लोग क्या पता करना है, करंट। तो देखिए करंट का जो है अलग अलग रजिस्टर से करंट निकालना है। जैसे 3 ओम के लिए अगर निकालें तो 3 ओम के लिए इक्वेशन क्या था, यही था ना करंट जो 3 ओम से था, यही था 5 माइनस V1 बाई 3। तो ये हो जाएगा 5 माइनस V1 बाई 3। अब यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट कर दीजिए तो वैल्यू आएगी माइनस 3.63 एम्पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि करंट का मैग्नीट्यूड तो 3.63 एम्पेयर है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो जो हमने एज्यूम किया है वो गलत है ना। हमने क्या माना, करंट इधर है तो ऊपर की तरफ माने तो क्या आ गया, एक्चुअल वैल्यू माइनस आ गया। इसका मतलब एक्चुअली जो करंट है वो इससे निकल नहीं रहा है बल्कि इसमें जा रहा है। मतलब ये जो सोर्स है ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, तो 5 गुने 3.63। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर 2 ओम को देखें तो 2 ओम का करंट कितना था, यही तो था V1 माइनस V2 बाई 2 जो हमने माना था। अब इसको आप फिर से देखिए, यहाँ पुट करेंगे V1 माइनस V2 बाई 2 तो जाएगा 15.9 माइनस 16.6 बाई 2 वो हो जाएगा माइनस 0.35 एम्पियर। तो करंट का मैग्नीट्यूड तो 0.35 है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, हमने जो डायरेक्शन माना है वो गलत माना है। इसका मतलब इसका भी एक्चुअल डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ। ठीक है, अब 6 एम्पियर के डायरेक्शन को तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये तो वही है। अब जरा देखते हैं कि ये जो है ये डायरेक्शन हमारा सही है कि नहीं, किससे, 5 ओम से। तो उसके लिए हम इधर मिटा 5 ओम से देखने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि 5 ओम का करंट का इक्वेशन क्या है। I, इसको हम ब्लू से लिखें ताकि आप डिस्क्रिमिनेट कर पाए। तो I5 ओम विल बी इक्वल टू V1 माइनस V3 बाई 5। तो V जो यहाँ पे लिखा हुआ है V1 माइनस V3 बाई 5। तो V1 कितना है 15.9। तो ये तो पॉजिटिव लग रहा है 15.9 माइनस 2 बाई 5। ये हमारा जो एज्यूम डायरेक्शन है वो क्या है, सही है। 15.9 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 तो 2.78 एम्पियर समथिंग। ठीक है, तो ये कितना है 2.78 एम्पियर, मतलब ये डायरेक्शन सही है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ओके, तो आपको सब पता चल गया। एक बच गया 4 ओम से, तो इसको भी देख लेते हैं। I4 ओम कितना होगा, V2 माइनस V3 बाई 4। तो ये भी पॉजिटिव आएगा, V2 माइनस V3 बाई 4। तो V2 कितना है हमारा 16.6 माइनस 2 बाई 4। तो ये आ रहा है 16.6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, 3.65 एम्पियर, 3.65 एम्पियर। ठीक है, और इसका भी डायरेक्शन सही है। अब जरा देखिए कि कोई ऐसा ब्रांच जिससे आपको करंट की वैल्यू नहीं पता हो, कोई ऐसा ब्रांच। देखिए निकालना तो बस इतना ही था, लेकिन हम कुछ और भी चीजें इसमें निकाल सकते हैं जो कि पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए और क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है कि देखिए आपको इस ब्रांच से करंट पता चल गया, इसका पता चल गया, इसका करंट पता चल गया, इसका भी पता चल गया, इसका तो नहीं पता चला, 2 वोल्ट से पता चला क्या, नहीं पता चला। ओके, तो पता चल सकता है कैसे, केसीएल लगाएंगे इसमें। देखिए ये करंट आपको नहीं पता है I, तो यहाँ पे अगर हम V3 पे केसीएल लगाएं, एक इनकमिंग करंट है I प्लस एक इनकमिंग करंट ये भी है V2 4 ओम से जो करंट है, तो 4 ओम से कितना करंट है 3.65।
और कोई इनकमिंग, एक ये भी इनकमिंग है, V1 माइनस V3 बाई 5 I5 कितना है 2.78, और सब इनकमिंग है, एक आउटगोइंग है 6। तो यहां से अगर हम I निकालें तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3.65 प्लस 2.78, ठीक है। तो ये हो रहा है 6 माइनस 6.43 यानी कि माइनस 0.43 एम्पेयर। मतलब कि ये जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज रॉन्ग, इसका करेक्ट डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, ठीक है ना। दो इनकमिंग दो आउटगोइंग, समझ में आ गई बात। एक और चीज निकालना छूट रहा है, क्या, इसके क्रॉस वोल्टेज। 4 एम्पेयर सोर्स के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, सोचिए और बताइए। आप कहीं से बताएं कैसे, सोचिए कम से कम। देखिए जैसा मैंने पहले भी कहा आपको, ये करंट सोर्स है, इसके क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। क्या होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो ये है। इसके बीच में कोई रेजिस्टर है, कुछ भी नहीं है। जो V2 होगा वही ये होगा, क्योंकि यहां का वोल्टेज कितना है 0 वोल्ट। फिर से आप वो वाला रूल लगाइए, जैसे इसका कुछ वोल्टेज, जैसे कि ये देखिए V2 करंट सोर्स का कुछ वोल्टेज होगा, I don't know what it is but it let it be V, और यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट, ठीक है। तो V2 माइनस 0 विल बी इक्वल टू V, और V2 आपको पता है 16.6 माइनस 0 इक्वल टू V, तो V विल बी इक्वल टू हाउ मच, 16.6 वोल्ट। समझ में आ रही बात, कुछ कुछ दिमाग खुल रहा है ना। जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना खुलेगा। नोट्स में भी ढेर सारे क्वेश्चन है और चक्रवर्ती तो होता था क्वेश्चन। तो ये सब चीजें हैं नोडल में, और भी क्वेश्चंस हैं बट हम लोग उतना प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिस करना आपका काम है, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस को बनाइए। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नोडल एनालिसिस का। नोडल एनालिसिस तो हो गया, मतलब इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी है डाउट हो तो पूछे ग्रुप में। और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि नेटवर्क के सर्किट्स को सॉल्व करने का हमारे पास 3 तरीका है। एक तो तरीका है बाय यूजिंग केसीएल एंड केवीएल मेथड बोथ, जो हमने पहले पढ़ा। उसके बाद तरीका है नोडल एनालिसिस, जो आपने पढ़ा अभी। और थर्ड जो तरीका है मेश एनालिसिस, है ना। तो मेश एनालिसिस को समझने से पहले एक जो पॉइंट है जो कि जनरली ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया, कि मेश एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ प्लानर सर्किट के लिए, प्लानर है ना, PLANAR, सिर्फ और सिर्फ प्लानर सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल है। मतलब सिर्फ और सिर्फ प्लानर सर्किट्स में आप मेश एनालिसिस लगा सकते हैं, और प्लानर सर्किट्स को ही आप मेश एनालिसिस से बना सकते हैं। नॉन प्लानर सर्किट्स को मेश एनालिसिस से नहीं बना सकते, उसको नोडल से बना सकते हैं या किसी और मेथड से बना सकते हैं, लेकिन मेश एनालिसिस से आप नॉन प्लानर सर्किट्स को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अब प्लानर सर्किट क्या है और नॉन प्लानर सर्किट क्या है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत सिंपल, कि किसी सर्किट के सभी ब्रांचेस को अगर आप एक प्लेन में या अपनी कॉपी में बोर्ड पे एक प्लेन में XY एक प्लेन में अगर आप बना सकते हैं, ठीक है, किसी सर्किट को, उसके सारे ब्रांचेस को अगर आप एक प्लेन में, 2 डायमेंशन में, एक प्लेन में एक शीट ऑफ पेपर पे, बोर्ड पे बना सकते हैं, तो वो सर्किट प्लानर है। बना सकते हैं कहने का मतलब क्या है, उसमें कोई ओवरलैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि जनरली आप लोग देखे होंगे, अगर एक वायर ये है और दूसरे वायर को बनाना है दिखा के कि ये इसके ओवरलैप कर रहा है, मतलब इसके ऊपर से, तो कैसे बनाते हैं, है ना, ऐसे कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते। तो प्लानर सर्किट वो होगा जिसको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी ओवरलैप के। कोई ओवरलैप नहीं होगा, बिना किसी ओवरलैप के अगर उसको पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं तो प्लानर है। और अगर बिना ओवरलैप के उसको पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ओवरलैप
दिखाना ही होगा तो वो नॉन प्लानर है, फिर वो उस पर मेश एनालिसिस नहीं रहेगा। मैंने इस चीज को समझाने के लिए आपके पास 3 एग्जांपल्स रखे हैं जो आपको पीछे अभी नहीं दिख रहा, हम दिखाएंगे अभी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्लानर सर्किट्स कैसे होते हैं, नॉन प्लानर सर्किट कैसे होते हैं। डिफिनेशन आप क्लियर रखिए, ऐसा सर्किट जिसको कि हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, 2 डायमेंशन में ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी ओवरलैपिंग, तो वो क्या है, प्लानर है। और जहां पर ओवरलैपिंग होगी बिना ओवरलैपिंग के सर्किट बन ही नहीं सकता है, वो होगा नॉन प्लानर। और मेश एनालिसिस एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ प्लानर सर्किट्स पे। आइए ये देखिए, ये पहला वाला देखिए, जो पहला सर्किट है इसमें कहीं कोई ओवरलैपिंग नहीं है। आपको लग रहा होगा ये पॉइंट, तो भाई ये पॉइंट जो है ना, ये जंक्शन टाइप का पॉइंट है, ये कोई ओवरलैपिंग नहीं है। इसके और इसके बीच में ये वायर है, इसके और इसके बीच में ये रजिस्टर है, इसके बीच में इस तरह से है, तो ये कोई जंक्शन नहीं, इसमें तो कोई ओवरलैपिंग है ही नहीं, और पेपर पे बना सकते हैं। तो ये क्या है, प्लानर है। इस पे आइए, दिस इज प्लानर, नो ओवरलैपिंग, बना सकते हैं, बनाए भी हैं। इसको जरा देखिए जरा ध्यान से, इसको अगर हम नाम दे थोड़ा, ए बी सी डी ई एफ जी, देखिए इसमें आपको एक ओवरलैपिंग दिख रही है, कौन सा, ए एफ सी, कि ये जो एफ है इसके ऊपर से है और बी जी डी जो है वो नीचे से है। क्या आप प्लेन में तो बना दिए इसको, लेकिन ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं, बात समझ आ रही है। बोर्ड पे तो इस सर्किट को हम ड्रॉ कर दिए, लेकिन ओवरलैपिंग है। क्या हम ओवरलैपिंग को हटा सकते हैं? हाँ, एक आप सोच सकते हैं कि इसको अगर हम ऐसे उठा के वायर को, ओवरलैप नहीं है, इसके ऊपर से इसको उठा करके अगर हम इधर ले आए, तो अगर आप इसको उठा करके इधर ले आएंगे ऐसे, तो क्या ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी? लेट्स सी, अगर हम इसको ऐसे जो ऊपर से जा रहा है, इसको उठा करके हम इधर कर लें, तो कैसा हो जाएगा, जरा देखिए। कुछ ऐसा होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच था, तो फिर यहां पे ओवरलैपिंग होगा, कहीं ना कहीं तो ओवरलैपिंग करेगा ही करेगा। बिना ओवरलैपिंग के ये सर्किट बन ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है? आप इसको इधर रखिए, इधर रखिए, कहीं रखिए, अगर आप इसको पेपर पे या बोर्ड पे ड्रॉ करना चाहते हैं तो ओवरलैपिंग होगी ही होगी। तो दिस इज ए नॉन प्लानर सर्किट, है कि नहीं? तो ऐसे सर्किट में मेश विल बी नॉट एप्लीकेबल। हाँ, नोडल लगाइए, जो करना है वो कीजिए, बट मेश से ये नहीं बनेगा, ठीक है? नॉन प्लानर सर्किट। आइए जरा इसमें भी आपको ओवरलैपिंग दिख रही है ना? इसका भी नाम दे दें, ए बी सी डी ई एफ। इसमें भी आपको ओवरलैपिंग दिख रही है, लेकिन क्या हम इस सर्किट को बिना ओवरलैपिंग के बना सकते हैं? बना सकते हैं। कैसे? अगर आप इसको उठा करके इधर ले आइए, इसको उठा करके इधर ले आए, समझ रहे बात? ये इसके ऊपर से है, हम इसको उठा करके इधर बनाए, हो सकता है क्या? देखते हैं, ए और सी के बीच था, बन गया, कोई ओवरलैपिंग की जरूरत पड़ी नहीं, इसको उठा करके इधर बना लिए, बिना ओवरलैपिंग के बन गया, प्लानर है, इसमें मेश लग सकता है, ठीक है ना? तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं कि मेश एनालिसिस एप्लीकेबल है कि नहीं प्लानर पे, कांट से यस नॉट अदर चीजें दी हुई हैं। तो ये है कि मेश एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ प्लानर सर्किट के लिए एप्लीकेबल है, और प्लानर होता क्या है, जिसको हम लोग बोर्ड पे बना सकते हैं विदाउट एनी ओवरलैपिंग, करेक्ट? अब देखते हैं कि मेश एनालिसिस करते कैसे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, सब रजिस्टर से करंट बताओ या पावर बताओ, बैटरी कितना ले रहा है ये हो, और इसको बनाना है आपको मेश से, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो इसमें जो मेश एनालिसिस में जो पहला स्टेप है वो ये है कि सबसे पहले आप सर्किट में मेश ढूंढिए, कितने मेश हैं। जैसे इसमें अगर हम देखें तो 3 लूप कितने हैं इसमें? 3 लूप है। एक तो ये है इधर वाला,
ये एक लूप है, एक ये भी है लूप, करेक्ट, और एक पूरा भी है लूप। ये 3 लूप है। लूप और मेश में आप लोगों को पता नहीं क्यों बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, कल भी कुछ पूछ रहे थे। तो ये एक लूप है, ये एक लूप है, और ये पूरा एक लूप है। 3 लूप है। मेश कितने हैं? मेश वो लूप होते हैं जिनमें कि और कोई लूप नहीं होता है। तो लूप तो 3 है, एक लूप ये है, क्या इसमें कोई और लूप है? नहीं, तो ये एक मेश भी है। एक लूप ये है, क्या इसमें कोई और लूप है? नहीं, तो ये भी एक मेश है। और एक लूप ये पूरा है, क्या इसमें कोई मेश है? क्या इसमें कोई लूप है? 2 लूप है, ये भी और ये भी। तो जो बाहर वाला जो पूरा वाला जो लूप है वो मेश नहीं है। मेश कितने हैं? 2, सिर्फ ये अंदर वाला और सिर्फ ये बाहर, ये इधर वाला इधर, लेफ्ट राइट, ठीक है, जो भी। अब पहला स्टेप में तो ये करना है कि मेश आपको खोज लेना है। दूसरे स्टेप में आपको इसमें करंट डिवीजन वगैरह कुछ नहीं करना है। दूसरे स्टेप में जितने भी मेश मिले उन सब में आप कुछ करंट मान लीजिए। उस करंट का डायरेक्शन आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। किसी में आपको मन है तो क्लॉकवाइज घूम जाइए, किसी में आपको मन है एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, जैसे मन है वैसे घूम सकते हैं, है ना। सेम घूमेंगे तो ठीक रहेगा, उल्टा घूमेंगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा, जो भी है आप, लेकिन कर सकते हैं कैसे भी। तो जैसे कि ये मेश है, तो सेकंड स्टेप, पहले स्टेप में मेश खोज रही, सेकंड स्टेप में जितने भी मेश हैं सभी में एक किसी भी डायरेक्शन में आप कुछ करंट को, जिसको मेश करंट कहते हैं, एज्यूम कीजिए। जैसे कि हम इस मेश में करंट ले रहे हैं I1 और इसमें भी हम इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं I2। हालांकि आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आंसर्स विल रिमेन सेम। हो गया, सेकंड स्टेप में हमने करंट मान लिया। थर्ड स्टेप में सॉल्यूशन हम थर्ड स्टेप से कर रहे हैं। थर्ड स्टेप में हर एक मेश में हम लोग लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। याद रखिए, नोडल में लगाते हैं KCL और मेश में लगाते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसमें अप्लाइंग KVL, ये मेश 1 है हमारा और ये हमारा मेश 2, ठीक है। अप्लाइंग KVL इन मेश 1। मेश मतलब खाना खाने वाला मेश नहीं, खाना खाने वाला मेश होता है MESS, ये मेश है MESH, ओके। तो अप्लाइंग KVL इन मेश 1, पहले में KVL लगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, जैसा हम लोग KCL KVL मेथड में पढ़े थे, पहले हम लोग करंट डिवीजन कर देते थे और यहाँ पे प्लस मान लेते थे, यहाँ पे माइनस, ऐसे मान लेते थे ना, ठीक है। मेश एनालिसिस में आपको मानना कुछ भी नहीं है, बस आपने मतलब रजिस्टर के क्रॉस कुछ भी नहीं मानना है, इधर से प्लस माइनस करंट इन करा, वो सब कुछ भी नहीं करना है, जैसे हम बता रहे बस वही करना है। करंट आपने इस डायरेक्शन में मान लिया। अब रजिस्टर की पोलैरिटी, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज की पोलैरिटी हम हमेशा प्लस लेके चलते हैं मेश एनालिसिस में, ऑलवेज, ठीक है ना। इसमें आपको नहीं सोचना है कि करंट किधर से इन किया तो इधर प्लस दे उधर माइनस दे, कुछ नहीं। रजिस्टर की पोलैरिटी हमेशा प्लस ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसके क्रॉस ड्रॉप कितना होगा, इससे करंट कितना जा रहा है, I1 जा रहा है ना इससे करंट, चाहे इधर से घूमो चाहे इधर से घूमो, प्लस ही लेंगे। तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना होगा, रजिस्टर इनटू करंट, यानी कि प्लस 6I1 हो गया इसका काम। अब इस पे आई, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो रजिस्टर कॉमन पड़ता है, दो मेश का कॉमन पड़ता है, वहां पे थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है। जैसे ये तो कॉमन नहीं था, ये तो इसका अपना अकेला था, लेकिन ये 3 ओम कॉमन पड़ रहा है। कॉमन कैसे पड़ रहा है, इस मेश और इस मेश दोनों मेश का ये कॉमन पड़ रहा है, इससे I1 भी जा रहा है। I1 किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे, ऊपर से नीचे। I1 किस डायरेक्शन में है, ऐसे ऊपर से नीचे। और I2 किस डायरेक्शन में है, I2 है ऐसे नीचे से ऊपर। I2 कैसे है, ऐसे नीचे से ऊपर है। I1 ऊपर से नीचे, I2 नीचे से ऊपर, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज लेते तो ये भी नीचे ही आ जाता, तो फिर दोनों प्लस हो जाता। लेकिन अभी जो हमने लिया है उसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये जो 3 ओम है, इससे I1 है नीचे और I2 है ऊपर। तो जब कॉमन रजिस्टर आए ना तो थोड़ा सावधानी से काम करना है। जैसे यहाँ पर I1 है नीचे, I2 है ऊपर, तो इसका जो ड्रॉप होगा, अब हमको नहीं पता है I1 बड़ा है कि I2 बड़ा है, हमको नहीं पता है। लेकिन जब हम मेश एनालिसिस यूज करेंगे
तो जिस मेश का आप इक्वेशन लिख रहे हैं उसके करंट को बड़ा मान के चलेंगे हमेशा। जिस मेश का इक्वेशन लिख रहे हैं उसके इक्वेशन को बड़ा मान के चलेंगे। तो इससे तो दो करंट है, I1 है नीचे, I2 है ऊपर, तो इससे रिजल्टेंट करंट कितना होगा? I1 माइनस I2, ठीक है। रिजल्टेंट करंट I1 माइनस I2 ही लेंगे। इसको हमेशा जिस मेश में आप लगा रहे हैं केवीएल उसके करंट को हमेशा बड़ा मान के चलते हैं। तो इस 3 ओम के क्रॉस कितना होगा ड्रॉप? 3 इंटू I1 माइनस I2। याद रखिए अगर इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आप लेते कुछ इस तरह से, तब तो इधर से भी करंट नीचे ही जा रहा है, इधर से भी करंट नीचे ही जा रहा है, 3 ओम से दोनों करंट नीचे ही है। तो फिर इसका इक्वेशन लिखा था, दोनों नीचे तो दोनों ऐड हो जाएगा, लिखा था 3 इंटू I1 प्लस I2। लेकिन चूंकि एक नीचे है और एक ऊपर है इसलिए इसका इक्वेशन लिखाएगा 3 इंटू I1 माइनस I2। हो गया, इसका भी काम हो गया। आइए केवीएल में आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने पर यहाँ से चल के आने पर मिलता है एक बैटरी सोर्स, और यहाँ पे फिर वही चीज यूज करेंगे कि पहले कौन सा साइन मिल रहा है। रजिस्टर में तो नहीं देखना है, प्लस लेके चलना है, लेकिन जब वोल्टेज सोर्स पे आएंगे तो साइन देखेंगे पहले कौन सा साइन मिल रहा है। तो पहले कौन सा मिल रहा है? माइनस, तो माइनस 42 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको देखिए यहीं पर सॉल्व करें, 6I1 प्लस 3I1, 9I1 माइनस 3I2 इक्वल टू 42, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब हम लोग लगाते हैं केवीएल इन मेश 2, अप्लाइंग केवीएल इन मेश 2। अब आइए इसमें जरा सबसे पहले इसमें चले 4, यहाँ से चले 4 ओम। 4 ओम में तो अकेला I2 है, अकेला ही है ना I2, क्या लिखेंगे? प्लस 4I2। यहाँ से चले ऐसे, तो पहले क्या मिल गया? माइनस मिल गया इस बैटरी का, तो क्या लिखेंगे? माइनस 10। अब फिर आइए इसमें 3 ओम फिर से कॉमन ही है ना दोनों के लिए, लेकिन अब इसमें क्योंकि घूम रहे हैं 2 में घूम रहे हैं, 2 का इक्वेशन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए इस बात को, 2 का इक्वेशन लिख रहे हैं, सेकेंड मेश का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो इसके करंट को बड़ा मान के लिखेंगे, ठीक है। और चूंकि 3 ओम से I1 है नीचे, I2 है ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए रिजल्टेंट करंट इससे दोनों का डिफरेंस होगा। लेकिन जब मेश 1 में घूमेंगे तो रिजल्टेंट करंट लिखेंगे I1 माइनस I2, और मेश 2 में घूमेंगे तो रिजल्टेंट करंट लिखेंगे I2 माइनस I1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। अब फिर से लिखिए, यहाँ हो जाएगा माइनस 3I1 और 4I2 प्लस 3I2 प्लस 7I2 इक्वल टू 10। दीज आर द 2 इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखिए I1 कितना आ गया? 6 एम्पियर, I2 कितना आ गया? 4 एम्पियर। मतलब अब हर एक ब्रांच का करंट देखते हैं। देखिए तो ये आपको निकल गया, अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हर एक ब्रांच का करंट देखें, इससे कितना करंट था? I1 था ना, तो I1 कितना है? 6 एम्पियर, इससे 6 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इससे कितना करंट था? I2 कितना है? 4 एम्पियर, तो ये 4 एम्पियर जा रहा है। अब इससे जो करंट था वो या तो I1 माइनस I2 था या I2 माइनस I1 था। अब हमको एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, क्या आ गई? I1 आ गया 6 एम्पियर, I2 आ गया 4 एम्पियर। तो बड़ा कौन है? I1 बड़ा है ना, और I2 छोटा है। I1 था ऐसे और I2 था ऐसे। अब नीचे डायरेक्शन में करंट कितना है? 6 एम्पियर, और ऊपर डायरेक्शन में करंट कितना है? 4 एम्पियर। तो अब एक्चुअली में बड़ा कौन है? I1 बड़ा है ना, ऊपर से नीचे वाला, ठीक है। तो इससे जो रिजल्टेंट करंट होगा वो इन दोनों का डिफरेंस 2 एम्पियर, और उसका डायरेक्शन कैसा होगा? I1 के जैसा। I1 था ऊपर से नीचे, तो कितना होगा? 2 एम्पियर। दिख भी रहा है, 6 एम्पियर इधर से गया, 2 एम्पियर इधर से गया, 4 एम्पियर इधर से गया। बाकी तो आपको पता ही है, यहाँ भी 6 एम्पियर होगा और यहाँ भी कितना होगा? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर 2 एम्पियर मिलके 6 एम्पियर, ठीक है। तो बस हो गया। मेश एनालिसिस में यही है। नोड में तो और भी चीजें हैं, मेश में क्या है? सिंपल मेश ढूंढिए, जितने मेश है सब में किसी किसी डायरेक्शन में करंट मानिए। हालांकि कॉपी चेक करने वाले को भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा अगर तीनों को सेम डायरेक्शन में, जितने भी मेश करंट है सबको अगर आप सेम डायरेक्शन में लें, जैसा मैंने लिया क्लॉकवाइज, तो ठीक है। वैसे आप किसी भी में कर सकते हैं, इट्स ऑल अपॉन यू। हो गया। उसके बाद हर एक मेश में केवीएल लगाइए, उसका इक्वेशन लिखिए, उन इक्वेशंस को क्या आप अपने कैलसी पे सॉल्व कीजिए और उसके बाद आंसर्स निकालिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेश के ही कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, उसके बाद फिर पावर जनरेशन स्टार्ट करेंगे।
लेकिन नोट्स में काफ़ी क्वेश्चंस हैं मिस पे और चक्रवर्ती में भी है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।